आप इधर आ जाओ, आप उधर बैठ जाओ। हाँ जी हाँ जी, अतिशय तुम इधर आ जाओ, बिल्कुल इस कोने पर। हाँ इसी, बस बस। चलिए देखो, फर्स्ट डे किस किस का है? ठीक है, सिर्फ अतिशय का है। चलिए देखो, अतिशय हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, और यह टॉपिक वैसे हमने 11th क्लास में ही पढ़ा है, मोल कंसेप्ट चैप्टर में। आपने ऐसे शब्द जरूर सुने होंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। और नहीं भी सुने तो दोबारा से सुन लोगे। एक दो शब्द हैं जो आपसे मिस हो गए होंगे। वेट बाय वेट परसेंटेज, अब तक हमने परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म पढ़े, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाऊं तो उसके अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम होते हैं वही आपका वेट बाय वेट परसेंटेज है। मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के 9 ग्राम है, तो इसका वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है? 9। इसके बाद लास्ट क्लास में दोस्तों मैं मोलैरिटी का डिस्कशन कर रहा था। मोलैरिटी क्या है? देखो भाई, अगर आपने सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करके 1 लीटर का सॉल्यूशन बना लिया, आपने सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करके 1 लीटर का सॉल्यूशन बना लिया, लो बना लिया, उसके अंदर सोल्यूट के जितने भी मोल्स होंगे वही मोलैरिटी है। मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के 2 मोल्स हैं, तो बताओ मोलैरिटी क्या है? 2। तो मोलैरिटी को क्या लिखोगे? 2 मोल्स पर लीटर या 2 कैपिटल एम? कैपिटल एम। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैपिटल एम। इसका मतलब वही है, मोल्स पर लीटर। इसका मतलब है मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी का एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, जो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, एक तरीके से देखो ये क्या है, 1 लीटर में कितने मोल्स है? मोल्स पर लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लास्ट क्लास में हमने एक तरह का सवाल करा था, मान लो मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं और उसमें पानी डाल दूं, अगर मैं उसका डाइल्यूशन कर दूं, तो फाइनल जो भी सॉल्यूशन बनेगा पानी को ऐड करने के बाद आपको उसकी मोलैरिटी बतानी थी। मान लो इसकी मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1, v2 वॉल्यूम आपने पानी का ऐड कर दिया, तो फाइनल इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है m2। तो ये आपने कैसे निकाली थी? डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद। डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद सोल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे? सेम। तो अगर सोल्यूट के मोल सेम रहेंगे तो देखो डाइल्यूशन से पहले मोल्स कितने हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और डाइल्यूशन के बाद वाली मोलैरिटी है m2। मोलैरिटी इनटू डाइल्यूशन के बाद वाला वॉल्यूम क्या है? v2 या v1 प्लस v2? v1 प्लस v2। तो यहां से हमने m2 निकाल लिया था। कंसेप्ट वही था कि डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद जो सोल्यूट के मोल्स हैं वो सेम रहेंगे। डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद जो सोल्यूट के मोल्स हैं वो सेम रहेंगे। चलिए भाई, बहुत सही। अब ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां चलते हैं, देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अब मैं 2 सॉल्यूशन लूंगा, उनका मिक्सचर बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा फाइनली जो मिक्सचर आएगा उसकी मोलैरिटी क्या है। देखो ये मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, ये मैंने कंटेनर लिया, इसमें एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है v1, मोलैरिटी है m1। इसमें मैंने एक सॉल्यूशन 2 ऐड कर दिया जिसका वॉल्यूम v2 और मोलैरिटी m2। दोनों को मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स करूंगा तो बड़ा सा सॉल्यूशन बनेगा। उस बड़े से सॉल्यूशन में ये भी होगा, ये भी होगा, बड़े से सॉल्यूशन में ये भी होगा, ये भी होगा। ध्यान सुनते रहना, दोनों होंगे। एक बात बताओ,
अगर मैं इसको और इसको मिक्स करूंगा तो अगर इसका वॉल्यूम V1 इसका V2 तो इसका V1 प्लस V2, तो इसका हो जाएगा V1 प्लस V2। इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है दोस्तों वो है कैपिटल M। मुझे यही निकालनी है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखो। मान लो ये दो सॉल्यूशन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो सोल्यूट है वो सेम है। सोल्यूट क्या है? सेम। जब दोनों को मिक्स करूंगा तो यहां जितना भी सोल्यूट आएगा, कुछ यहां से आएगा, कुछ यहां से आएगा। भाई फालतू तो कहीं से सोल्यूट नहीं आ जाएगा। जब इन दोनों को मिक्स करूंगा तो यहां पर जो मुझे सोल्यूट मिलेगा, कुछ यहां से मिलेगा, कुछ यहां से मिलेगा। तो मतलब यहां पर जो सोल्यूट का अमाउंट है प्लस यहां पर जो सोल्यूट का अमाउंट है इक्वल टू यहां पर जो सोल्यूट का अमाउंट है। तो इनिशियल जो सोल्यूट के टोटल मोल्स हैं, यहां दोनों मिला के वो फाइनल मोल्स के बराबर हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनो, मिक्सचर बनाने से पहले जो इनिशियल टोटल मोल्स हैं सोल्यूट के, वो बराबर है फाइनल सोल्यूट के मोल्स के बराबर। फाइनल मोल्स। अब इनिशियल कहां से आ रहा है? यहां से। अब मैंने आपको एक चीज कही थी, याद कर लो सीधा। अगर मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल्स क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, M इंटू V। तो बताओ यहां पर मोल्स कितने होंगे? M1 इंटू V1। बहुत खूब। यहां मोल्स कितने होंगे? M2 इंटू V2 बराबर जो आपने रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया उसके मोल्स के बराबर। बताओ अगर मैंने इसकी मोलैरिटी कैपिटल M मानी है तो इधर मोल्स कितने होंगे? कैपिटल M इंटू V1 प्लस V2। ये हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहां से मैं कैपिटल M निकाल सकता हूं। कैपिटल M मुझे निकालना है तो ऐसा करिए, V1 प्लस V2 राइट में ऊपर है, लेफ्ट में जाके कहाँ आएगा? नीचे। तो यहां पर बस V1 प्लस V2 को नीचे पटक दीजिए। लो पटक दिया नीचे। तो अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो क्या आई? वो आई M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। बस एक बात का ध्यान रखना, V1 को जिस यूनिट में डालो, लीटर में डाल रहे हो, तो V2 भी किस में होना चाहिए? लीटर। हर जगह वॉल्यूम की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। चाहे वो लीटर हो चाहे मिलीलीटर, चाहे वो लीटर हो चाहे वो मिलीलीटर हो, लेकिन हर जगह वॉल्यूम आपको सेम यूनिट में डालना है। हर जगह आपको जो वॉल्यूम है वो आपको सेम यूनिट में डालना है। ठीक है। तो मिक्सचर का सवाल भी हमें अलग से दिखाई दे जाता है, लेकिन हाँ एक शर्त है यहां पर। शर्त दोस्तों क्या है? शर्त ये है कि इन दोनों सॉल्यूशन में जिनका मैं मिक्सचर बना रहा हूं उन दोनों में सोल्यूट क्या है? सेम। अगर इधर HCl सोल्यूट है तो इधर भी HCl, इधर NaCl तो इधर भी NaCl, इधर NaOH तो इधर भी NaOH। ठीक है। तो ये मिक्सचर सेम डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट है। आपने अगर दरअसल देखा हो डाइल्यूशन वही था, डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे? सेम। फिर इसी का सवाल है। देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा है देखो पहला सॉल्यूशन NaOH का, दूसरा सॉल्यूशन भी NaOH का। पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 कितनी दे रखी है? 1 मोलर। वॉल्यूम कितना है? ढाई लीटर। मिक्स कर दिया सेकंड सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है 0.5 मोलर, वॉल्यूम V2 है 3 लीटर। इन दोनों को मिक्स करके दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस इज सॉल्यूशन 2। इन दोनों को मिक्स करके जो भी सॉल्यूशन बना आपको उसकी मोलैरिटी निकालनी है।
आपको उसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो मैं समझ गया दोस्तों, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, मिक्सचर का सवाल है। वही इनिशियल सोल्यूट के मोल्स इक्वल टू फाइनल सोल्यूट के मोल्स। और मैं जानता हूँ ये इक्वेशन आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। इनिशियल मोल्स कितने हैं? m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू। तो देखो इनिशियल मोल्स कितने हैं? m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू। फाइनल मोल्स सर, वॉल्यूम होता है v1 प्लस v2, फाइनल मोल्स मोलैरिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की इंटू v1 प्लस v2। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताना। 1 मोलर, वॉल्यूम कितना है? 2.5। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5, वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर। फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैपिटल M इंटू v1 प्लस v2। v1 कितना है? 2.5, v2 है 3, 2.5 3, तो यहां पे लिख दो 2.5 प्लस 3। ठीक है, तो देखो m निकालना है ना। अच्छा ये वैल्यू बताओ कितनी है? ये वैल्यू देखो 2.5 प्लस 3 इंटू 0.5 कितना? 1.5। 1.5 प्लस 2.5 4, और ये वैल्यू कितनी है? 5.5। 5.5, तो यहाँ से अगर आप मोलैरिटी निकालो 4/5.5 कितना है डेसिमल में? 0.727। यूनिट क्या होगी? कैपिटल M। ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी ये आ जाएगी, और इसको बादलों से मैंने बंद कर दिया। डाइल्यूशन का सवाल और मिक्सचर का सवाल सेम कंसेप्ट लगेगा कि डाइल्यूशन से पहले मोल्स और डाइल्यूशन के बाद वाले मोल्स क्या रहेंगे? सेम। डाइल्यूशन से पहले वाले और बाद वाले मोल्स क्या रहेंगे? सेम। इस बार उम्मीद करता हूं सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा था उसमें बहुत लुत्फ उठाया लोगों ने। लास्ट टाइम पता क्या होता, सरकार को ऐसा लग रहा था इस साल कोरोना आएगा तो उन्होंने पहले से सिलेबस रिड्यूस कर दिया, लेकिन कोरोना आया नहीं, सिलेबस वही रह गया। फिर तुम परेशान थे कि पूरी नॉलेज आप गेन नहीं कर पाए, आपको यही दुख था। अगर सारे चैप्टर्स आते तो पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री आप सीखते 11th की। ठीक है, लेकिन बहुत से चैप्टर आपने मिस कर दिए, जैसे एस ब्लॉक आपने मिस कर दिया, हाइड्रोजन मिस कर दिया, पी ब्लॉक मिस कर दिया, स्टेट्स ऑफ मैटर मिस कर दिया, तो उस चीज़ का दुख है आपके अंदर। अच्छा पढ़ लिया, ठीक है। नहीं, बहुत से जिन्होंने स्कूल में भी नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा, उनको तो दुख है यार, ज्ञान तो अधूरा रह गया। फिर भी उस चीज की पूर्ति कर दी जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। 12th में ना एक पी ब्लॉक आता है, ठीक है, उसमें पी ब्लॉक 1 की भी जरूरत होती है, तो उसके कंसेप्ट्स में आपको करा दूंगा। दुखी मत होना, आपका ज्ञान अधूरा नहीं रहा, ठीक है। इस वर्ष आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर देखो तो ये भी पुराना ज्ञान है, मोल कंसेप्ट चैप्टर का है, लेकिन जिसको ये नहीं आता ना, फिर वो सॉल्यूशन में कुछ कर भी नहीं पाता। इसलिए कंसंट्रेशन टर्म्स पे 5-6 लेक्चर लगाने पड़ते हैं स्टार्टिंग के। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग बैठे हैं इधर पास होकर बैठे हैं, कोई बिना पास हुए तो नहीं बैठा। रिजल्ट आ गया सबका? अच्छा आया नहीं? अच्छा कौन से स्कूल का? अच्छा आ गया, हो गया। 100 नहीं है आपके, 95 है। अकेले शीट पे अपना नाम लिखने से 100% नहीं आते। नहीं 95 है। अभी ये स्टूडेंट थोड़ा अलग स्कूल में है, वहां आ जाते हैं। क्यों नहीं आएंगे? अगर ढंग से पढ़ोगे ना, नहीं बढ़िया बात है।
सबने उतार लिया? अतिशय उतार लिया। चलिए सामने देखिए, इक्विवेलेंट वेट। सर हमने मॉलिक्यूलर वेट तो सुना है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट हमारे लिए नया है। इसको कंप्लीट डिफाइन हम मोल कंसेप्ट में करते हैं, लेकिन बस इधर तो हमें ये पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, और कोई भी चीज़ काम की नहीं है इधर। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट हम निकालते कैसे हैं। तो ध्यान से सुनो, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? जो आपका मॉलिक्यूलर मास है mm, मॉलिक्यूलर मास निकालो और उसको एक x से डिवाइड करते हैं, उसको x से डिवाइड करते हैं। ये x जो है दोस्तों, ये आपका होता है वैलेंसी फैक्टर। ये जो x आपका होता है, ये होता है वैलेंसी फैक्टर। अलग अलग कंपाउंड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। एसिड के लिए अलग से निकाला जाता है, बेस के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है, सोल्ट के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है। देखो यार, मॉलिक्यूलर मास तो सबको मालूम है। मान लो किसी कंपाउंड की मैं शक्ल दिखा दूं, किसी कंपाउंड की शक्ल दिखा दूं, तो सभी एटम्स का एटॉमिक वेट ऐड करके आप क्या निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास। बस उसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं एसिड की। तो ध्यान सुना, एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ H+ गिवन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड पानी में डालने के बाद जितने H+ देगा वही इसका वैलेंसी फैक्टर है। जैसे देखिए HCl, अगर मैं HCl को देखूं तो HCl पानी में डालने के बाद कितने H+ देगा? 1। भाई पानी में डालोगे तो 1 H+ देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर है दोस्तों 1। इसका वैलेंसी फैक्टर है 1। अगर बात करूं मैं H2SO4 की, तो बताओ पानी में डालने के बाद ये कितनी H+ देगा? 2। भाई इसके अंदर 2 H दिखाई दे रहे हैं। जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये दोनों H+ दे देगा, दोनों H+ दे देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर दोस्तों 2 हो जाएगा। अगर ये दोनों के दोनों H+ दे देगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यानपूर्वक सुनिए, ये तो बड़ा सरल था कि जितने H+ मुझे दिख रहे हैं वही आपका वैलेंसी फैक्टर है। फॉस्फोरस के एसिड में थोड़ा सा पंगा है, फॉस्फोरस के एसिड्स में थोड़ा सा पंगा है। जैसे अगर मैं बात करूं H3PO4 की, H3PO4 दिखाई देता है ऐसा, H3PO4 दिखाई देता है ऐसा। पानी में डालने के बाद पता है कौन सा H+ निकलता है? जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। जैसे ऑक्सीजन कैसा एटम है? ऑक्सीजन कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे पानी में डालूंगा, अगर कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे देखो ये,
तो अगर H3PO4 को देखूं तो बताओ पानी में डालने के बाद ये कितने H+ देगा? 3। पानी में डालने के बाद ये 3 H+ देगा। ठीक है सर, अगर H3PO4 3 देगा तो लिख दिया इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं H3PO3 पर। अब ध्यान से सुनना, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इनमें ना एक चीज कॉमन होती है, P डबल बॉन्ड O, ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा सर, अब एक तो डबल बॉन्ड O आ गया, एक O तो खत्म, कितने O बचे? वो 2 O H लेकर बैठे हैं, कोई बात नहीं, एक H तो अकेला रह गया। अगर एक H अकेला रह गया तो उस H को मैंने अलग रख दिया, जो एक H अकेला रह गया उसे मैंने अलग रख दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब इसको पानी में डालेंगे तो कौन से H+ अलग होंगे? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होंगे, जो ऑक्सीजन से जुड़े होंगे वो अलग हो जाएंगे। ये अलग होगा नहीं होगा? होगा। ये अलग होगा नहीं होगा? होगा। क्या ये अलग होगा? नहीं होगा। तो दिखने में तो 3 हाइड्रोजन हैं, दिखने में तो 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन दोस्तों पानी में डालने के बाद इस तरफ कितने देगा? 2। तो H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर दोस्तों 2 हो जाएगा। H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर दोस्तों 2 हो जाएगा, का वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। सेम अब आ जाता हूं मैं H3PO2 पर। अब मैं आ जाता हूं H3PO2 पर, ध्यान से सुनना। P से एक डबल बॉन्ड O तो लगेगा ही लगेगा, चाहे कि फॉस्फोरस का कोई भी एसिड देख लो, ये पार्ट तो सब में कॉमन है, ये पार्ट तो सब में कॉमन है। अब 2 O थे, एक यहाँ चला गया तो एक O H लेकर बैठ गया। अरे 2 H बच गए, वो मैंने इधर लगा दिए, वो मैंने इधर लगा दिए। बिल्कुल। अब पानी में डालने के बाद ये H+ ही बाहर जाएगा, ये H+ हमें पानी में नहीं मिलने वाले। दिखने में तो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन देगा सिर्फ कितना? 1। तो यहाँ पर जो आपका H3PO2 है दोस्तों, ये सिर्फ 1 H+ देगा, 1 H+ देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो। तो फॉस्फोरस में एक ट्रिक होती है, याद रखो तो बहुत अच्छा है। फॉस्फोरस के एसिड में एक ट्रिक है, जितने ऑक्सीजन है ना उसका एक कम कर दो, वही आपका क्या है? वैलेंसी फैक्टर। देखो ऑक्सीजन कितने हैं? एक कम करना कितना है? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? एक कम करना 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक कम करना 1। तो जितने भी ऑक्सीजन हैं उसका एक कम कर दो, वही आपका वैलेंसी फैक्टर है। फॉस्फोरस के एसिड्स में ये ट्रिक लगती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं थी। अब बस आप ट्रिक ध्यान में रखना कि जितने जितने ऑक्सीजन हैं उसमें से एक घटा दो, वही दोस्तों आपका हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। किसी भी एक कंपाउंड को पकड़कर उसका इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं। चलो H2SO4 का निकालता हूं, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं। इक्विवेलेंट वेट EQ इक्विवेलेंट WT वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 का मोलिकुलर वेट पता ना, फेमस कंपाउंड है यार। जैसे पानी का मोलिकुलर वेट आपको याद होना चाहिए, कितना है? 18। ऐसे H2SO4 का भी याद होना चाहिए, कितना है? 98। कितना है? 98। कुछ फेमस सब्सटेंस होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। H2SO4 का होगा 98। वैलेंसी फैक्टर कितना बताओ? कितने H+ देगा? 2। तो 98/2 कितना आएगा? 49। 98/2 49। तो भाई सारा खेल वैलेंसी फैक्टर का होता है। अगर वैलेंसी फैक्टर आप निकाल लो तो आप आसानी से दोस्तों इक्विवेलेंट वेट बता सकते हो, आप आसानी से इक्विवेलेंट वेट बता सकते हो। इधर ध्यान से देखो, बेस के केस में हम क्या करेंगे? बेस के केस में लिखा है पानी में डालने के बाद जितने OH- देगा वही वैलेंसी फैक्टर है। सबसे पहले NaOH पता ना, पानी में डालने के बाद कितने H+ देगा? H+ देगा या OH- देगा? बेस है, OH- देगा, कितना देगा? 1। तो वैलेंसी फैक्टर भी दोस्तों 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता ना, पानी में डालने के बाद कितने OH- देगा? 2। अगर पानी में डालने के बाद 2 H- देगा तो दोस्तों वैलेंसी फैक्टर इसका हो जाएगा 2। पानी में डालने के बाद जितने ये OH- देगा वही इसका वैलेंसी फैक्टर होगा। यहां आ जाओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
बताओ पानी में डालने के बाद कितने, 3, वैलेंसी फैक्टर 3। कितना आसान है। और इधर तो जितने OH माइनस दिखाई देंगे वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। किसी एक का दोस्तों इक्विवेलेंट मास निकाल कर देखते हैं। चलो इसका निकालते हैं, इसका, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। अब देखो मुझे पता है ऊपर डालूंगा, ऊपर क्या डालूंगा, मोलर मास, नीचे क्या डालूंगा, वैलेंसी फैक्टर। सर इसका मोलर मास सुनना, कैल्शियम का कितना होता है, एक कैल्शियम का होता है 40, सुना। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 प्लस 1 17, OH का 17, OH कितने 2, 17 का डबल 34, 74। तो इसका जो मोलर मास होगा वो 74 होगा। तो देखो मैंने इधर डाला 74, मैंने डाला 74, नीचे वैलेंसी फैक्टर, बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना, अरे 2 OH माइनस देगा, वैलेंसी फैक्टर 2, तो 74/2 कितना 37, 36 नहीं आएगा, 37, ठीक है। तो एसिड और बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है। पानी में डालने के बाद एसिड जितने H+ देगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर, पानी में डालने के बाद बेस जितने OH माइनस देगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर। थोड़ा सा जो पंगा होता है वो सोल्ट के केस में होता है बेटा, बातचीत नहीं, आप अलग बैठ जाइए इधर, हेलो पीछे जाओ, आप डिस्टर्बेंस मत करो पढ़ाते हुए। देखो सोल्ट के केस में ध्यान से सुनना, सोल्ट के केस में, सर सोल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान सुनना, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, या तो मैं टोटल कैटायन पर चार्ज निकाल लूं या मैं टोटल एनायन पर निकाल लूं, ये मेरी मर्जी है। या तो टोटल चार्ज, ध्यान सुना, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन। एक काम कर लो, निकल जाएगा आपका वैलेंसी फैक्टर, या तो कैटायन पे टोटल चार्ज निकाल लो या एनायन पर। लेकिन अब मुझे पता है यार कैटायन तो पॉजिटिव है, चलो भाई टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई। सर लेकिन एनायन पे तो चार्ज नेगेटिव होता है, जो भी टोटल चार्ज आप एनायन पे निकालोगे ना बाद में उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर होता है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आनी है और उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसका मोड ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो। शुरुआत करते हैं यहाँ से, बिल्कुल सिंपल सोल्ट से, NaCl। सर ना तो ये एसिड है ना ही बेस है, चलो भाई सोल्ट है। तो देखो वैलेंसी फैक्टर निकालना है, टोटल कैटायन पे चार्ज कितना, 1, टोटल कैटायन पे चार्ज है 1, 1 उत्तर है। कोई कह रहा है मैं तो टोटल एनायन पे निकालूंगा, तो एनायन पे कितना है, -1, उसका मोड़ दो, क्या आएगा 1। या तो कैटायन पे टोटल निकाल लो या टोटल एनायन पे निकाल लो। मेरा सजेशन रहता है कि यार आप कैटायन पर ही निकालो, आपको ये मैग्नीट्यूड मोड क्यों लेना, आप हमेशा कैटायन को ही फोकस करो, कैटायन पे टोटल निकाल लो, बात खत्म। दूसरा सोल्ट कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम पर कितना, +2, वैसे एक Cl पर कितना, -1। सुनो किसने कहा मैं तो कैटायन को देखूंगा, बताओ कैटायन पे चार्ज कितना, टोटल कैटायन पे चार्ज, एक कैल्शियम है उसी पे +2 है, 2, वैलेंसी फैक्टर 2। कोई कह रहा है मैं तो एनायन वाले से करता हूं, सर एक बार वेरीफाई तो करने दो। तो देखो एक एनायन पर -1, एक Cl है 2 Cl, एक Cl पे -1, 2 Cl पर -2, लेकिन -2 आ गया, अब उसका मोड़ दो, मोड़ क्या आएगा, +2, 2 ही तो है। तो मेरी मान लो टोटल कैटायन पे चार्ज निकालो, बात खत्म, ठीक है। इसको अपनाओ, ठीक है, इसको अपनाओ, एनायन वनायन पे मत देखो, कोई फायदा नहीं है। अब देखो एक मस्त चीज़ बताऊंगा इधर, मान लो आपको दे दिया एल्यूमिनियम सल्फेट। सर हमें तो कई बार ये भी नहीं पता लगता कि कैटायन एनायन पे चार्ज क्या है, मतलब एक एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है। अगर नहीं पता लगे ना तो जो नीचे नंबर लिखे हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इधर +3, एक एल्यूमिनियम पर +3, एल्यूमिनियम के नीचे 2, सल्फेट पे -2। अगर आपको नहीं पता लगे चार्ज क्या है तो उसके लिए बता रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे देखो ऊपर, मान लो इधर किसी को पता नहीं होता, इधर +2 है -1 आएगा, तो पता क्या करता हूं, 2 को इधर फेंक, कितना +2, 1 को इधर फेंक -1, इधर आ जाओ, 3 को इधर फेंक, कितना +3, 2 को इधर -2, बात खत्म। अब सुनो, इसका वैलेंसी वेक्टर बताना है। सर टोटल चार्ज ऑन कैटायन, बात खत्म। एक एल्यूमिनियम पर +3, कितने एल्यूमिनियम है, 1 है 2, तो एक एल्यूमिनियम पे +3, 2 पर +6, तो वैलेंसी वेक्टर हो जाएगा 6। और अगर कोई एनायन से देखना चाहता है तो एक सल्फेट पे -2, एक सल्फेट है 3 सल्फेट 3, तो एक सल्फेट पे -2, 3 पर कितना -6, मोड निकालोगे क्या आएगा +6। तो मेरी बात मान लो, सोल्ट को देखते ही टोटल चार्ज ऑन कैटायन, बात खत्म, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, बात खत्म, बस टोटल चार्ज ऑन कैटायन, बात खत्म। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। उतार लो एक बार एक्लेन वेट के बारे में, यहाँ मतलब जानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो बस निकालना आना चाहिए, ठीक है। 11वीं कक्षा में जब इक्विवेलेंट वेट पढ़ते थे तो आपको याद है क्या होता था, उसको डिफाइन करते थे, द मास ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, याद है, किसी को याद नहीं है, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने 11वीं में पढ़ाई नहीं करी है ये काम आने वाला नहीं है, ये तो आएगा काम हाँ, अब तक किस किस के एग्ज़ाम रह चुके वैसे, मतलब अभी स्कूल में एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए हैं, कौन से स्कूल है, ठीक है, अच्छा, और सब स्कूलों में हो चुके हैं, होली चाइल्ड में हो गए, कब हुए कंप्लीट, 8 मार्च को लास्ट था, अच्छा 1 मार्च को, मैं भी देखा होली वाले दिन कौन सा एग्ज़ाम पे कंप्लीट, लास्ट एग्ज़ाम कब था, 10 फेब, तो 20 दिन क्या करा आपने, जैसे अगले 11th पूरी रिवाइज करी या 12th का ही आगे पढ़ना शुरू कर दिया था, कुछ भी नहीं। दक्ष 2 महीने क्या करे हैं, 11th जैन और फेब क्या करा, उतार लीजिए, किसका, H2 का वैलेंसी फैक्टर देखो यार, ना तो एसिड है ना बेस है ना सोल्ट है, अब डिपेंड करता है रिडॉक्स रिएक्शन कैसी देता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मान लो H2 गया H2O में, वो जा किस में रहा है, मान लो H2 H2O में चला गया, मान लो लेट H2 किस में चला गया, H2O में, तो ध्यान से सुनो, यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, यहां ऑक्सीजन पर -2, एक हाइड्रोजन पे +1, तो ऐसे केस में ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का केस आ जाता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का केस आ जाता है। ऐसे केसेस में भी मैंने आपको एन फैक्टर निकालना सिखाया था, याद करो, रिडॉक्स चैप्टर में हम एन फैक्टर सीखते थे। तो 1 मोल के लिए बस ये देख लो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, बताओ, एक H0 से +1 गया, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, एक H0 से +1 में गया, एक का, अच्छा इसके 1 मोल में 1 H है या 2 H, 2, तो 1 के लिए 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का, तो ये
ऑक्सीडेशन में आ जाता है, और ऑक्सीडेशन में वैलेंसी फैक्टर बिल्कुल अलग चीज होती है, ठीक है, इधर काम की नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां क्या होता था वैलेंसी फैक्टर, बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस, पर मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। बट इधर आवश्यकता नहीं है, तो इधर मैं इसको रब कर रहा हूं। डिपेंड करता है H2 किस में जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, नॉर्मेलिटी की बात, मेरी बात ध्यान से सुनना पहले, बिल्कुल ध्यान से देखो। जैसे मोल्स आपने पढ़ा दोस्तों, मोल्स, जैसे मास एक यूनिट है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे मोल भी यूनिट थी। मोल की वैल्यू क्या थी, अगर आपको मास मालूम है तो मोल क्या होता था, मास अपॉन मोलर मास, क्लियर है। उसी प्रकार जैसे मोल को एक यूनिट है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट। दोस्तों एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी यूनिट है बिल्कुल मोल की तरह, ये भी यूनिट है मोल की तरह, ये भी एक यूनिट है मोल की तरह। अभी अभी आपने मोलर मास की जगह एक नया मास पढ़ा था, मोलिकुलर वेट की जगह एक नया वेट पढ़ा था, क्या, इक्विवेलेंट वेट। क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट वेट। तो बस फॉर्मूले में मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास पुट कर दो, इक्विवेलेंट मास पुट कर दो। अब ये आपका मोल्स नहीं रहेगा, ये बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, या क्या बन जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट है, ग्राम इक्विवेलेंट भी एक यूनिट है, और आप देखोगे ग्राम इक्विवेलेंट आपका काम और आसान कर देगा, और आसान कर देगा। अच्छा वैसे फर्क क्या पड़ता है, जैसे मैं किसी क्वांटिटी को मास में बता रहा हूं, उसका ग्राम बता रहा हूं या मोल में बता रहा हूं, फर्क क्या है। एक तो मैं कह रहा हूं जैसे पानी का 36 ग्राम है, मैं पानी का 36 ग्राम लेकर चल रहा हूं, और इसी में अगर पानी के मोल्स निकालोगे तो मास बाय मोलर मास कितना आएगा, 2। और एक मैं बोल रहा हूं मैं 2 मोल पानी लेकर चल रहा हूं, क्या कहना आसान है, 36 ग्राम या 2 मोल, 2 मोल, नंबर छोटा है ना, नंबर छोटा है। तो जैसे मोल्स ने आपका काम आसान करा है, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट और आसान कर देता है। तो ये मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट हमारा काम आसान करते हैं। तो सबसे पहले आया था मास इन ग्राम, फिर आया मोल, और अब आप देख रहे हो ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन अब मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आया तो सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। सब कुछ क्या बदलेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले नॉर्मेलिटी है क्या देखो, मैंने क्या करा, मैंने 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया। नॉर्मेलिटी से जस्ट पहले मैं क्या पढ़ रहा था, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे डिफाइन करा था, अगर मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स होंगे उसे क्या बोलूंगा, उसे बोलूंगा मोलैरिटी। क्या बोलूंगा, मोलैरिटी। बस अब मोल्स की जगह क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट। सब कुछ वैसे का वैसा, सब कुछ वैसे का वैसा, बस मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं पता क्या बोलूंगा, मान लो मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं और इसके अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, मान लो इसके अंदर 5 ग्राम इक्विवेलेंट हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही आपकी नॉर्मेलिटी है। वही क्या है, नॉर्मेलिटी। तो बताना 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 5, तो नॉर्मेलिटी है 5। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वही नॉर्मेलिटी है, वही नॉर्मेलिटी है। तो इधर नॉर्मेलिटी हो जाएगी 5, नॉर्मेलिटी हो जाएगी 5। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट है वही नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी हो जाएगी 5। ठीक है, अब इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। बताओ इधर क्या लिखें,
जैसे मोलैरिटी में क्या लिखते थे, इट इज द नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो बस मोल्स की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो पता कैसे डिफाइन करोगे, लिखोगे इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। अब ध्यान पूर्वक सुनना, बिल्कुल एक एक चीज देखो। मोलैरिटी सर क्या था, मोलैरिटी कैसे डिफाइन करा था, अगर याद हो, जैसे मोलैरिटी क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, हाँ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मैं ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब बता दो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बस एक ही चीज तो बदली है, मोल्स की जगह क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आया, अगर मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आया तो मोलैरिटी की जगह आया नॉर्मेलिटी। अगर मोल्स की जगह आया ग्राम इक्विवेलेंट तो मोलैरिटी की जगह आया नॉर्मेलिटी। अगर मोल्स की जगह आया ग्राम इक्विवेलेंट तो मोलैरिटी की जगह आया नॉर्मेलिटी। क्लियर है? चलिए बहुत खूब। अब देखिए, मुझे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन बताना है, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। देखो भाई, मोलैरिटी को क्या लिख सकता हूं, मोलैरिटी को क्या लिख सकता हूं, ये जो मोल्स है, मोल्स है, ये क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर? इधर आ जाओ, यह है नॉर्मेलिटी कैपिटल एन। ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इन लीटर्स, इन लीटर्स। अब एक बात बताओ, इसको इसकी टर्म में बनाना है तो यहां इक्विवेलेंट मास है या मोलर मास है, इक्विवेलेंट मास को मोलर मास में कन्वर्ट करना, इक्विवेलेंट मास को मोलर मास में कन्वर्ट करना, पता क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास को मोलर मास में कन्वर्ट करना। इक्विवेलेंट मास को मोलर मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बताओ, इक्विवेलेंट मास और मोलर मास का रिलेशन पढ़कर आए थे, बताओ इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इधर आ जाओ, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास, ध्यान सुनना, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और सब वैसे का वैसा, और सब वैसे का वैसा। लेकिन एक बात आओ, डिनोमिनेटर में, अतिशय डिनोमिनेटर में एक्स नीचे है, सोल होके क्या आएगा ऊपर, डिनोमिनेटर में एक्स नीचे है तो सोल होके आएगा ऊपर, सोल होके आएगा ऊपर। तो अब देखो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान सुनना, ये क्या है, मोलैरिटी, क्या है, मास अपॉन मोलर मास, ये, और ये देखो ये क्या है, मोलैरिटी, क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, अब ध्यान से सुन, नॉर्मेलिटी किसके बराबर सर, एक्स, एक्स इंटू ये क्या है, मोलैरिटी, एक्स इंटू कैपिटल एम, एक्स इंटू कैपिटल एम। चलिए भाई, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं समझ गया। अगर मैंने मोलैरिटी निकाल ली, सिर्फ वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगी, नॉर्मेलिटी।
अगर मैंने मोलैरिटी निकाल ली, सिर्फ वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड वन, ये है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ध्यान सुनना, ये है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट सुना, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? देखो, मोलर मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, एक्स एम बाय मोलर मास, यही तो है। ध्यान सुनना, यहां पे लिखता हूं, देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आया, ग्राम इक्विवेलेंट क्या आया? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सुनते रहना, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, लेकिन डिनोमिनेटर में वैलेंसी फैक्टर नीचे आएगा तो 100 के ऊपर। ये क्या है सर? मास बाय मोलर मास क्या है? मोल्स। क्या है? मोल्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट असल में क्या आया? ग्राम इक्विवेलेंट क्या आया सर? वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स। देखो, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स। लो भाई, और एक चीज आप देखोगे, जो रिश्ता ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स का है, वही सेम रिलेशन किसका है? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। अगर मुझे मोल्स पता है, बताओ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं इसको, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स बोले तो वैलेंसी फैक्टर। अगर मुझे मोलैरिटी पता है तो बताओ नॉर्मेलिटी पता लगाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स बोले तो वैलेंसी फैक्टर। तो जो रिश्ता ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स का है, वही नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का है। जब मुझे मोल्स मालूम थे तो मैं मोलैरिटी निकाल रहा था, और जब ग्राम इक्विवेलेंट की बात आई तो मैं नॉर्मेलिटी की बात कर रहा हूं। अब देखो, ये पढ़ाने का तात्पर्य क्या है? मान लो नॉर्मेलिटी का सवाल आया, आपसे एग्जामिनर ने नॉर्मेलिटी पूछी, तो आप ऐसा कर रहा, पहले मोलैरिटी निकालना। क्या निकालना? मोलैरिटी। मोलैरिटी तो निकालनी आती है, मोलैरिटी पे आपकी कमांड भी अच्छी है। मोलैरिटी निकालो, फिर सब्सटेंस का पता लगा लो, वैलेंसी फैक्टर। सब्सटेंस का क्या पता लगा? वैलेंसी फैक्टर। फिर मोलैरिटी को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, चाहे सवाल नॉर्मेलिटी का पूछ रहा है, आप मोलैरिटी पहले निकाल सकते हो। बहुत से अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जहाँ एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पे जाना होता है, वहाँ मोलैरिटी निकाल लो, फिर अंत में उसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आपके हाथ में आ जाएगी। नॉर्मेलिटी आपके हाथ में आ जाएगी। जैसा भी ये सवाल है, करने को तो आप सीधा भी कर सकते हो, लेकिन आपको बता रहा हूं ये अप्रोच अपनाओ। ठीक है, ये अप्रोच अपनाओ। देखो, नॉर्मेलिटी निकालना है सर, मैं तो पहले मोलैरिटी निकालूंगा। अच्छा, 196 ग्राम दे रखा है H2SO4 का इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन दक्ष। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ये तो मैंने बता दिया अभी। नीचे क्या है? नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्ट। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। गुड। अच्छा, एक बात बता, मुझे मोल्स नहीं दे रखा, मुझे क्या दे रखा है? मास। और मास से मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देख, मोलैरिटी क्या है? मास कितना? 196। और एक बात बता, H2SO4 इतना फेमस सॉल्यूट है, उसका मोलर मास देखते ही बता दे। 18, 49 या 98? 98। वेरी गुड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कितना दे रखा है भाई? 2 लीटर। लो, अब देखो, 196/98, 2/2, 1। मोलैरिटी आ गई 1 कैपिटल M। मोलैरिटी आ गई 1 कैपिटल M। सर, मुझे तो नॉर्मेलिटी निकालनी है, निकल जाएगी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। बताओ वैलेंसी फैक्टर क्या है?
दक्ष H2SO4 क्या है? सोल्ट है, बेस है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या एक एसिड है? अभी चल, एसिड है, बेस है या सोल्ट है? एसिड। एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? जितने वो क्या देगा? H+। कितने H+ देगा? 2। तो सुनो ध्यान से, वैलेंसी फैक्टर 2, मोलैरिटी कितनी? 1। तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी? कैपिटल एम या कैपिटल एन? कैपिटल एन। जैसे मोलैरिटी की यूनिट कैपिटल एम है, वैसे ही नॉर्मेलिटी की यूनिट होगी कैपिटल एन। ठीक है, उतारिए। ये किस किसने नहीं उतारा? उतार लो, उतार। मन लगा के दिन रात पढ़ाई करो, ठीक है? पहले 11th थी, अब 12th है, बहुत डिफरेंस है। 11th से 12th में आना आसान है नहीं, ये तो है, 12th काफ़ी इजी है। अगर मैं आपको बात करूं, 100% लेवल है ना डिफ़िकल्टी लेवल 11th का, तो 12th का जो है ना वो 60 से 70% है बस। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये सब नहीं है इधर, जो आयनिक इक्विलिब्रियम था या थर्मोडायनेमिक्स था, टफनेस है ही नहीं कहीं। आप कहोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो खुद ही पढ़ लेंगे। चलिए